हूं अलीना फारूक शेख और ये है तहरीक अदम एतमाद का रिपोर्ट कार्ड। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो 27 तारीख यानी संडे को जलसा किया, उसमें उन्होंने ख़त लहराया और कहा कि उनको हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए एक बैरूनी साजिश हो रही है। और वज़ीर आज़म इमरान खान के इस ख़त की तफसीलात अब जानने के लिए सभी मुंतज़िर थे कि इस ख़त में क्या है। आज दो वफाकी वज़रा असद उमर और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ इससे मुतल्लिक उन्होंने बताया और कुछ दावे भी किए हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा जी ये ख़त में जो वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई है उससे इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है। ख़त और बैरूनी साजिश तहरीक अदम एतमाद आपस में जुड़े हुए हैं। इस ख़त का पहला किरदार नवाज शरीफ है, ये इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कहा कि जी ये तैयार है वज़ीर आज़म कि अगर इस ख़त के कंटेंट्स पे किसी को शक है तो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने ये ख़त पेश कर देते हैं। वो एक मोतबर शख्सियत हैं, उनको दिखा देते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या हैं। जब उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके जा रहे या कौमी सलामती काउंसिल में क्यों नहीं लेके जा रहे, तो उन्होंने कहा कि जी हम ये नहीं समझते इसकी हसास नौइयत को देखते हुए कि ये इस तरह शेयर किया जाना चाहिए, लेकिन चूँकि चीफ़ जस्टिस साहब एक मोतबर शख्सियत हैं तो उनके सामने हम पेश करने को तैयार हैं। फिर फवाद चौधरी साहब ने क्लेरिफिकेशन भी पेश की। उन्होंने कहा कि किसी जुडिशल कमेटी का हम मुतालबा नहीं कर रहे या कमीशन का मुतालबा नहीं कर रहे, हम वैसे चीफ जस्टिस साहब को दिखाएंगे। तो ज़रा इसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं, क्योंकि बड़ी इससे मुतल्लिक स्टोरीज़ आ रही हैं, फिर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। दो मोतबर अखबार हैं, एक ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और द नेशन, वो इस ख़त से मुतल्लिक मोतबर ज़राए से ये दावा करते हैं कि इसमें कोई अदम एतमाद से मुतल्लिक किसी फ़ौरन साजिश के कोई सबूत नहीं मिला। ये एक तरफ, साथ ही साथ जो अपोजिशन है, शहबाज शरीफ साहब ने कल चैलेंज किया था कि ये ख़त पार्लियामान में लेके आए वज़ीर आज़म। अगर ऐसा कोई इशारा है तो न सिर्फ वो बल्कि वो सारी अपोजिशन को कायल करेंगे कि वज़ीर आज़म के साथ खड़े हों और हुकूमत का साथ दें साजिश को बेनकाब करने के लिए। फिर मरीम नवाज़ ने भी आज इसके ऊपर बात की है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूँ कि क्या वज़ीर आज़म को सियासी क़यादत को ख़त दिखाना चाहिए। हमारे एनालिस्ट जो पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं, तारुफ करवा दूँ जी, हमें ज्वाइन कर रही हैं रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ायत साहब और हसन निसार साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रीमा, सियासी बातों पे तो हम आते हैं, लेकिन एक चीज़ सबसे पहले क्लियर कर दीजिएगा, ये जो आज फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस साहब के सामने हम ये ख़त पेश करने को तैयार हैं, वज़ीर आज़म समझते हैं। इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है, इसके ऊपर आगे क्या हो सकता है और किस तरह से कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो सकता है, ज़रा हमें पहले ये पहलू बताइएगा। जी शुक्रिया लीना। इसका कोई लीगल पहलू नहीं है, ये कोई लीगल मुतालबा नहीं है या कोई सीरियस संजीदा मेरा नहीं ख्याल कदम है जो उन्होंने जिसकी तरफ इशारा किया है। अब सुप्रीम कोर्ट का की आप बात नहीं कर रहे, आप 184(3) के तहत पिटिशन की बात नहीं कर रहे, चीफ जस्टिस को दिखाएंगे, फिर क्या होगा आगे? चीफ जस्टिस साहब क्या कहेंगे? वो ऑर्डर कर देंगे, डायरेक्शन दे देंगे कि कोई पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी ना करे। ऐसा तो नहीं हो सकता। जो चीफ जस्टिस है वो एक कानूनी स्ट्रक्चर के तहत काम करते हैं, उनकी कोई जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए जो आइन में हो। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही है किस बेसिस पे उन्होंने मुतालबा किया है। हवाला दिया जाता है मेमो गेट का जो पूरा मामला था, उसमें भी मैं सिर्फ रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि 184(3) के तहत एक पिटिशन गई। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी और नेशनल सिक्योरिटी, वो भी ये मामला देख रही थी और वहां पे एलिगेशन ये थी कि हुसैन हकानी साहब, मंसूर एजाज, वो उन्होंने खत लिखा था एडमिरल माइक मलन को कि वो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के लिए कुछ करें। तो वो तो बिल्कुल एक फर्क मामला था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया गया 184(3) के तहत। यहाँ पे वो किस तरह और क्या चाह रहे हैं मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सॉरी टू कट यू ऑफ, ये जो 63A की समाज चल रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें शामिल कर लिया जाए या एजी साहब यहाँ पर ला के कुछ दिखाएं और इससे ताना बाना जोड़ा जाए? नहीं अलीना, वो बिल्कुल एक फर्क जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है जिसमें 63A की इंटरप्रिटेशन मांगी है गवर्नमेंट ने, उसका पॉलिटिक्स से। और ये बार बार जो जजेस हैं वो कह रहे हैं हमें आप पॉलिटिकल इश्यूज में ना हमें आप इन्वॉल्व करें,
हमारा काम सिर्फ आइन की इंटरप्रिटेशन है। तो हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए। जजेस भी बार बार कह रहे हैं हमारा पॉलिटिकल रोल नहीं है। हुकूमत ने पहले ये एडवाइजरी रेफरेंस भेज के उसके बाद अब इसमें चीफ जस्टिस का नाम लेके वो अदालत को और चीफ जस्टिस साहब का जो ओहदा है उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हुकूमत जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट है जब वो खतूत की बात करते हैं। पहले हमने देखा शीरी मजारी साहिबा ने एक खत शेयर किया जो फेक था, जिसमें बेनजीर भुट्टो का कहा गया कि वो अमेरिका को कह रही हैं आप पाकिस्तान में असिस्टेंस जो है वो बंद कर दें। पता लगा वो फेक है, फिर भी उन्होंने शेयर किया, बाद में डिलीट किया। हुकूमत के और रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी शेयर किया। फिर एक और खत है जो शेयर किया जा रहा था कि नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी एक एनजीओ है, उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के बारे में कहा, यूएस एम्बेसडर को लिखा कि मीडिया जो है वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर रहा है। वो भी साबित हुआ फेक है। तो हुकूमत का जो एक रिकॉर्ड है खतूत को लेके वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। या खत एग्जिस्ट नहीं करते या वो फेक होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी बात की है, लेकिन इसलिए एक्सपेक्ट करना चाहिए कि लोग उन्हें ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये एक डिस्ट्रैक्शन का तरीका है, एक एक्सक्यूज है कि बाद में दिखाना चाहिए वजीर आजम को ये खत एक्सक्यूज है। ठीक है, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब क्या कबाहत है, हाँ इरशाद भट्टी साहब क्या कबाहत है दिखाने में, पार्लियामेंट के सामने लाने में। वो तो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। मरियम ट्वीट करती हैं, वो कहती हैं कि इमरान खान को मुखातिब करते हुए आप तो सबसे बड़े लीडर थे, ये अचानक क्या हो गया, आपके खिलाफ साजिश कैसे हो गई। ये कौम के साथ खिलवाड़ ना करें, कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ ना करें। पहली बात है मैडम शेख के मरियम नवाज साहिबा को गालबन हिस्ट्री का नहीं पता। इस खत को छोड़ दें, इस मुल्क में इस खित्ते में बड़े लीडर्स को ही कला कमा किया गया है। शाह फैसल हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या और बड़े मिस्र के हों, ये बड़े लीडर जो जब बनने की कोशिश करते हैं तो इस तरह पकड़े जाते हैं। दूसरी बात मैडम शेख ये है कि कल तक ये लग रहा था कि ये ख़त किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट का है और जो उन्होंने एक मुल्क के बारे में राय दी है, अपनी असेसमेंट दी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। और मैंने कई लोगों से, हुकूमत के लोगों से बात की कि उन्होंने ख़त देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा था। फिर कई ने से बात की कि गैर हुकूमती जो लोग हैं उनसे बात की, किसी को कुछ पता नहीं था। अच्छा, फिर अब ये आज अभी मैं जब रिपोर्ट कार्ड से पहले 2-3 लोगों से मैंने बात की इस खत के बारे में, तो वो कहते हैं ये एक खत नहीं है, कई खत हैं। और फिर ये भी कहते हैं ये खत, उनमें से कुछ खत प्राइम मिनिस्टर को नहीं लिखे गए। फिर ये भी कहते हैं कि ये एक मुल्क की नाराजगी है दूसरे मुल्क के हवाले से, और इसमें तरीके अदम एतमाद का बराह रास्त मेंशन किया गया है। तरीके अदम एतमाद ये हुकूमत कर रही है। मेरी खबर थी जो यानी कल तक थी वो यही थी कि कोई खत जो है ये कतरी खत पार्ट 2 है, लेकिन आज हुकूमत के कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये खत नहीं, कई खत हैं, तरीके अदम एतमाद इसमें की गई है। अब आपका सवाल है कि क्या सियासी क़यादत को दिखाना चाहिए? बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। वजह क्या है? वजह क्या है? बकौल वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन में बैठकर गैर मुल्की एजेंसियों से के नुमाइंदों से, गैर मुल्की एजेंसियों से मिल रहे हैं। नवाज शरीफ बकौल हुकूमत पहला किरदार है इस तरीके अदम एतमाद या इमरान खान या इस खत का, और पैसा बाहर से आ रहा है बकौल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बकौल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैरूनी ताकतें इसके पीछे हैं। बकौल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये जो पीडीएम है ये उनकी आला कार है और मुझे हटाया जा रहा है इस पर। अब अगर ये सूरत हाल है तो ये तो फरीक हैं, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, पीडीएम, नवाज शरीफ, सारे ये तो एक फरीक हैं। इस बकौल इमरान खान ये साजिश का हिस्सा हैं, तो उनको खत क्यों दिखाया जाए? अब हाँ ये बात मैं मानता हूं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरा तो ख्याल है उनको कहना चाहिए, चीफ जस्टिस नहीं, एक सिर्फ 2 जुमले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहना चाहिए कि हाँ मुझे दिखाएं। अगर वो नहीं दिखा ये उनको साइड पे रखें। अपनी काबीना को तो कहना, अपनी काबीना को दिखा दें, उनको नहीं दिखाना। इसके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो इजलास बुलाए खसूसी और उसमें खत पेश करें और कहें कि ये मुझे नहीं पाकिस्तान को धमकी है, खतरा है, तो इस पर करें। ठीक है जी।
सोहेल साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में तो नहीं पेश करना चाहिए, जिनके ऊपर जो साजिश का हिस्सा है उनके मुताबिक ये बात की। ठीक है, हसन निसार साहब से यही सवाल सर, ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि उनको क्यों दिखाएं खत जिनके बारे में कहा जा रहा है कि साजिश का हिस्सा है, फिर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि स्पीकर के ऊपर तो इनको अपोजिशन को एतमाद नहीं है, क्यों पार्लियामेंट में टेबल करें? क्या आपको लगता है ये वज़ीर आज़म जो वजाहत दे रहे हैं ये ठीक है, दुरुस्त है? नहीं, जो बात की है भट्टी साहब ने वो बहुत मंतकी बात है। ये लोग तो खुद फरीक हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कभी कभी सवाल के जवाब में सवाल ही बेहतरीन चीज़ होती है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान इन सब लोगों से कहीं ज़्यादा क्रेडिबल और न्यूट्रल नहीं है? उनको दिखा दें, क्या प्रॉब्लम है? मतलब वो कौम के बुजुर्गों में से एक हैं, एल्डर्स में से एक हैं। वो मिस्त्री पुना अपनी जगह पे रह गया, तो क्या हर्ज है इसमें? सर लेकिन चीफ जस्टिस साहब ही क्यों कौम के बड़ों में से हैं, जो सलामती कमेटी है सर, कौमी सलामती कमेटी में ले जाएं, उसमें क्या कबाहत है जब एक फोरम मौजूद है इस तरह की चीजों के लिए? कमेटी शमेटी क्या, मेरा एक सवाल है ना आपसे कि इज इट द मोस्ट क्रेडिबल न्यूट्रल पर्सन? अच्छा, यही चीज मैं सोहेल साहब के पास लेके जा रही। सोहेल साहब, हसन निसार साहब कह रहे हैं वजीर आजम की सवाबदीद है कि वो दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते। कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब एक क्रेडिबल न्यूट्रल बंदा है, कोई कबाहत नहीं है उनको दिखा दे। मेरा सवाल ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या पार्लियामान क्यों नहीं, वो मौजूद फोरम नहीं है ज़्यादा? ये ज्यादा मुअज़्ज़ज़ फोरम तो यही है कि पार्लियामान सबसे मुअज़्ज़ज़ फोरम है, क्योंकि न्यूक्लियस है वो हमारी सारी सिस्टम का। और आमतौर पर वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन इसी जगह को सिलेक्ट करते हैं इस तरह की बातें करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब प्रॉब्लम ये है कि अपोजिशन को तो उन्होंने गद्दार ठहराया। जब वो इस लेटर का जिक्र करते हैं तो वो कहना यही चाह रहे हैं कि ये अपोजिशन मिली हुई है किसी गैर मुल्क के साथ, गोया वो गद्दार है। तो गद्दारों को वो कैसे दिखाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि ये तो लेटर है ही ये साबित, जो अभी तक इसके कंटेंट जाहिर हुए हैं कि जी पीडीएम और अपोजिशन जो है ये भी शामिल है, और जो है बैरून मुल्क का कोई मुल्क है जो कि साजिश कर रहा है। तो इसके बाद तो अपोजिशन को दिखाने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अपोजिशन को तो अलेज किया जा रहा है, उस पर तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको तो चाहिए था कि अदालत के अंदर कोई रेफरेंस लेके जाते, अदालत के अंदर कोई केस लेके जाते कि ये तो हमारी अपोजिशन गद्दार हो गई है, तो फिर तो कोई बात थी। सिर्फ चीफ जस्टिस को दिखाने से बात नहीं बनेगी। लेकिन वो सर आप ठीक कह रहे, मुतज़ाद इत्तलात आ रही है, लेकिन भट्टी साहब कहते हैं कि अभी जो तर्जुमानों का इजलास हुआ है उससे मुतल्लिक वो ये खत सही है भट्टी साहब की इत्तलात के मुताबिक। भट्टी साहब जी खत होगा, लेकिन सवाल यह है कि वो खत अगर आप खत को मान भी लें तो खत को ये कैसे मान लें कि खत में सारे गद्दार साबित हो जाएं, अपोजिशन सारी गद्दार, नवाज शरीफ गद्दार, पीडीएम गद्दार, जितने लोग उनके साथी हैं वो कहते हैं आपके ज़राए? ये तो नहीं, ये कैसे? हाँ देखिए मैडम शेख, मैं तो शुरू से इसके हक में नहीं हूँ। सोहेल साहब को मैं सेकंड करता हूँ कि कोई किस का वो काफिर मुसलमान की फैक्ट्रियाँ बंद कर दो, गद्दार मुहिब्बे वतन की फैक्ट्रियाँ बंद कर दो। लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये पहले मैं भी समझता था कि ये खत एक पॉलिटिकल स्टंट है, ब्लफ गेम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और उसके क्या उसको कहते हैं, ये कतरी खत, पहले था कतरी खत और अब पेश है जेब का खत, तो ये था। लेकिन आज जो बड़े सीरियस, यानी 2-3 लोगों से बात हुई जो सीरियस हैं, जो तर्जमान नहीं है, जिन्होंने जो झूठ को डिफेंड नहीं करते, वल्लाह आलम उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनके जेन में क्या, उन्होंने कहा एक खत नहीं है। अब 3-4 पॉइंट्स जरा जेन में रखिएगा, एक खत नहीं है, कई खत हैं, और यानी कई से मतलब एक से ज्यादा खत हैं। नंबर 2, उस जो खत में वो उसमें से कुछ खत हैं जो प्राइम मिनिस्टर को नहीं लिखे गए, जो यानी किसी और शख्सियत को लिखे गए। नंबर 3, ये उसमें तरीके अदम एतमाद मेंशन है कि उसके बाद देखेंगे या कुछ भी। नंबर 4,
कि ये है कि ये एक मुल्क की नाराजगी है एक मुल्क के हवाले से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी आते हैं। अब इशू ये है मैडम शेख, मैंने फिर एक मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कह रहा हूं, अगर अब पार्लियामेंट पर तो आपने बुध को आना था, अपने अपोजिशन में लानत फरमा दी थी, आपका पार्लियामेंटेरियन इज्जत नहीं करते, खैर छोड़े उसको, मुझे बताएं, मेरे लिए तो वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ इदारा है और फोरम है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन नहीं करते। अब इशू ये है काबीना, बता दें वो क्या कहते हैं इससे मुतल्लिक। हाँ, नंबर 1 काबीना, एक मुल्क की जब बात की जा रही है नाराजगी से, नंबर 1 सर मेरा सवाल सुन लेना, वज़ीर आज़म की अदम एतमाद। सर आप दोबारा रिपीट करें सर, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश सुन लीजिए, क्योंकि सुहेल वड़ायत साहब तो मान ही नहीं रहे ना, खत है, वो कह रहे खत जाली है। जी तो मैं आपसे ये थोड़ा सा तस्दीक के लिए जानना चाह रही हूँ, आप ये जो कह रहे हैं कि एक खत नहीं है, मुतअद्दिद खुतूत हैं, ये मुख्तलिफ लोगों की तरफ से लिखे गए हैं या एक ही जरिए से आए हैं जो मुख्तलिफ वक्तों पे खुतूत लिखे गए हैं? पहली बात तो ये है कि मैडम शेख, जब तक ये काबीना या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में या किसी फोरम पर या चीफ जस्टिस साहब के पास पेश नहीं किया जा रहा, ये मशकूक रहेगा, लगेगा कि जाली है, असली है, ये बात होती रहेगी। लेकिन ये जो हुकूमत से बात की या जो उसमें बुनियादी तौर पर इशू ये है कि वो उनका कहना है कि इस खत में जो वज़ीर आज़म साहब ने लहराया था, इसके अलावा भी खत हैं, कुछ असेसमेंट्स हैं हमारे डिप्लोमेट्स की, कुछ बराह रास्त खत भी हैं जो हमें मिले, जिसमें अब पता नहीं, ये बड़ी अजीब सी बात है, इनको कैसे मिल गए, लेकिन बहरहाल जो मिले तो उसमें ये है कि उसमें तरीक़े अदम एतमाद भी मेंशन है और उसमें सारा कुछ मेंशन है और ये बराह रास्त ताल्लुक है इस तहरीक का। अब ये एक मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है, मैं तो इसके बारे में ना मैंने खत अभी ना मुझे किसी ने दिखाया है ना बाकी खत दिखाए हैं, दोनों तरफ से मैंने आपको सूरत हाल बता दी है। अब ये तब भी पता चलेगा जब किसी फोरम पे पेश होगा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन रीमा, सवाल यही आता है जहन में कि ऐसी बात क्या की या ऐसी क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया है जो आलमी साजिश होगी उनके खिलाफ? अलीना, पहले तो ये जो वो मिसालें देते हैं कि भुट्टो साहब को फांसी किसने दी, उनके खिलाफ कू किसने किया, क्या ज़ियाउल हक साहब जो है वो भी पपेट थे आलमी किसी साजिश के? मतलब अजीब बात है कि हम भुट्टो साहब की बात करते हैं, ज़ियाउल हक का नाम नहीं लेते, जो सब हुआ उनकी फांसी कू वो सब हम आलमी साजिश उसके पीछे कह देते हैं वो थी। तो कुछ तो फैक्ट्स के साथ, हकीकत के साथ भी ऑनेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज ये, नवाज शरीफ साहब ने सैंक्शंस लगी पाकिस्तान पे जब हम लोगों ने न्यूक्लियर धमाके किए, तो उसके बाद टेस्ट किए, तो उसके बाद भी आप क्या उनका नाम नहीं लेते? क्या वो भी आलमी साजिश थी, सैंक्शंस थी, वो क्या था उसके पीछे? तो डिफरेंट ममालिक के इंटरेस्ट होते हैं, वो उस पर अपने कुछ एक्शन, सैंक्शंस, एड और भी उनके पास जो डिप्लोमेसी के टूल्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको ये कह देना कि इमरान खान साहब के साथ इंटरनेशनल साजिश हो रही है, नवाज शरीफ, पीडीएम सब उसमें मिले, ये इल्जामात हैं। और मैं तो ये कहूंगी जब तक वो लेटर के कंटेंट, शायद लेटर्स हो लेकिन शायद उसका कंटेंट कुछ और हो और हुकूमत उसकी इंटरप्रिटेशन अपने मकासद के लिए कर रही हो, जब तक वो लेटर सामने नहीं आता, हम उस पर अगर बात करते हैं, हम उसी प्रोपेगेंडा को और रीइंफोर्स करते हैं। और मेरी नजर में ये गलत है, चाहते ना चाहते हुए हम उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी बात अलीना, स्ट्रांगली मैं ये कहूंगी, पार्लियामेंट एक बहुत सीक्रेट इंस्टीट्यूशन होता है, इदारा होता है, प्लेटफॉर्म होता है। उसको ये ना कहें कि सब जो उसमें है रूलिंग पार्टी के अलावा वो गद्दार है। आप लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आप बात वही कर रहे हैं कि हम उन्हें लेटर नहीं दिखाएंगे, तो फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप कानून साजी भी ना करें, आप बजट भी पेश ना करें, आप चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलकर पूरा मुल्क चला लें। अगर आपने MNAs को, सेनेटर्स को कोई उनकी हैसियत ही नहीं है, सब आप कहेंगे नहीं, लेकिन आपकी नजर में गद्दार है, ये बहुत बड़ी बात है। इस पे सवाल होने चाहिए वुज़रा से जो इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, हमें उसको और प्रोपेगेट नहीं करना चाहिए मेरी नजर में। ओके, ठीक है जी, पॉइंट टेकन। इसी के ऊपर हम अपनी डिबेट कंक्लूड करते हैं। मिस्टर मुख्तलिफ आरा ज़रूर देते हैं इसके ऊपर, लेकिन एक चीज़ के ऊपर सारे मुत्तफ़िक़ कहते हैं, ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़त बताया है, मेंशन किया है, इसके कंटेंट ज़रूर मंज़र आम पर आने चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत अहम सदारती रेफरेंस आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए भेज रखा है और इसके ऊपर समाअत जारी है। आज अटॉर्नी जनरल ने अपनी जो दलाइल हैं वो दिए कि जो अरकान इनहराफ करें उनकी नाअहली की मुद्दत क्या होनी चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल साहब से जो सवाल हो रहे थे जजेस की जानिब से, तो अटॉर्नी जनरल ने उसके जवाब देते हुए ये कहा कि जी इनहराफ पर ताहयात नाअहली की सज़ा होनी चाहिए और अगर कोई अरकान मुनहरिफ हो जाए तो 62वां नैफ यानी सादिक और अमीन की जो शिक है वो खुद ब खुद लग जानी चाहिए और उसका इतलाक़ हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी इनहराफ करने वालों के लिए धोखा देने का लफ्ज़ बेहतरीन है। चोर चोर होता है, अच्छा चोर बुरा चोर नहीं होता। फिर फौजी अदालतों का बिल पेश होने की उन्होंने कुछ मिसाल दी, जिस तरह से हुआ था उसके इनहराफ से मुतालिक, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी जाली हलफनामे पर ताहयात नाअहली है तो इतने ऊंचे लेवल पर एतमाद तोड़ने पर क्यों नहीं। अब इसके ऊपर सवाल हमारा कुछ अपने एनालिस्ट के लिए ये है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले को ये जो 62वां नैफ यानी सादिक और अमीन ना होने करार देना, क्या ये दुरुस्त होगा? ये जानते हैं अपने एनालिस्ट से। रीमा, आप इसको किस तरह से देख रही हैं, सबसे पहले ये बताइएगा। अलीना, बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, सियासी तौर पे, मॉरली, हर लिहाज से ये गलत फैसला होगा। थोड़ा जरा 62वां नैफ को पढ़िए, उसमें एक तो सादिक अमीन वाली प्रोविजन है, इसके अलावा उसमें और भी बहुत कुछ है। जैसे आर्टिकल 62 में उसमें ये भी है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते अगर आप इस्लामिक जो आप पे ड्यूटीज हैं वो पूरी नहीं करते, अगर आप गुनाह करते हैं, अगर आपकी अच्छी रेप्यूटेशन नहीं है। अब अगर हम और लोगों को जो अभी MNAs हैं हमारी काबीना में हैं उन पे इस तरह के इल्जामात लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो कौन बचेगा इस मुल्क में जो इलेक्ट होके पार्लियामेंट में जा सकेगा। अटॉर्नी जनरल साहब चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को प्योरीफाई करे, ये उनके अल्फाज हैं कि साफ शफाफ कर दे। इस तरह की बातें, इस तरह की लैंग्वेज तो जो लोग यहाँ पे कूज करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोगों के पास कोई नहीं जाना चाहता। हम जो इलेक्टोरेट है, जो हमारे आम आदमी है, जो सिटीजन्स है पाकिस्तान के, उनका जो हक है वोट का, उसको मजीद कर्टेल करना चाहते हैं। चाहे हमें कोई आमिर आके बताएगा कौन सही है, हमें सुप्रीम कोर्ट बताएगा कौन क्वालिफाइड है, कौन सादिक है, कौन अमीन है, तो ये एक बहुत डेंजरस चीज है। ये सिर्फ इस वक्त की बात नहीं है, आगे चल के सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा इख्तियार दे देना कि वो फैसला करेगा कि कौन सादिक है, कौन अमीन है, कौन दयानतदार है, कौन गुनाह नहीं करता। ये सब किस तरह की बातें हैं इस जैसे मुल्क, हमारे जैसे मुल्क में, जब हमें पता है कि हमारी अभी एक इमेच्योर डेमोक्रेसी है। और दूसरी बात लीना, अभी तक 62वां नैफ को एक बहुत लिमिटेड तरह से इंटरप्रेट किया गया है कि अगर आप एक एफिडेविट साइन करते हैं, ओथ लेते हैं, ओथ एक फर्क चीज है, उसमें रियासत का मामला आ जाता है, तो तब सुप्रीम कोर्ट अगर डिक्लेरेशन देती है, आपने अगर झूठा अपने मुनाफे के लिए, सियासी या फाइनेंशियल मुनाफे के लिए आपने झूठ बोला है ओथ पे, फिर सादिक अमीन की प्रोविजन आप पे अप्लाई करती है। मैं तो इससे भी एग्री नहीं करती, लेकिन चले वो एक महदूद इंटरप्रिटेशन है। अटॉर्नी जनरल साहब जो चाह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट मॉरल, जो लोगों ने गलत काम किए हैं, मोरालिटी उन्होंने बीच में ले आए हैं और वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करे। आखिरी बात मैं ये करना चाहती हूँ कि दुनिया भर में हमें तो लगता है ना पाकिस्तान एक एक्सेप्शनल केस है, इस जैसा बुरा मुल्क कोई नहीं, कहीं पैसा नहीं चलता, कहीं लोग पार्टीज नहीं छोड़ते, ऐसा नहीं है। अक्सर ममालिक में जो हमारी तरह इमेच्योर या यंग डेमोक्रेसीज है, इस तरह के मसाइल आते हैं। आप इजराइल देख लें, आप भारत देख लें, वहां पर भी इस तरह की कहीं मैंने काफी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा है कि वहां कैसे प्रोविजंस है। कहीं किसी एक मुल्क में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होती है लीना, तो अपने आप को इतना एक्सेप्शनल नहीं समझना चाहिए कि हम बदतरीन दुनिया का मुल्क है जहाँ पे हमें इस तरह की पाबंदियां चाहिए सियासतदानों के ऊपर। अच्छा, मेरे एक छोटी सी अलीना आखिरी बात वो ये कि अटॉर्नी जनरल ये आर्ग्यू करते हैं कि आप पार्टी के नाम पे वोट लेके आते हैं, लेकिन ये जो प्रोविजन है 63A जिसको वो 63(1)(f) के साथ जोड़ना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंस पे भी, जो इंडिपेंडेंट्स वोट लेके आए हैं, बाद में उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की है, उनका कैसे पार्टी का वोट है? तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम उन पे भी यही आर्ग्यूमेंट लगाए कि नहीं वोट तो पार्टी का था। और पांचवी छोटी सी बात,
अगर आप कोई जुर्म करते हैं, अदालत आपको कन्विक्ट करती है, फिर भी इससे कम सजा है लीना। तो हम क्या ये कहना चाह रहे हैं कि एक जुर्म अगर आप कन्विक्ट भी हो गए हो फिर आपकी सजा कम होगी, लेकिन अगर आपने पार्टी लाइन के खिलाफ वोट किया है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हो, मनी बिल पे हो, किसी प्रूफ के बगैर कि आपने पैसा दिया है, वो कह रहे हैं ना, जैसे अभी आपने कहा कि हलफनामे की एग्जांपल दी, तो वो कह रहे हैं कि वो भी तो धोखा देना होगा ना, कि अगर आपने पार्टी से एक कमिटमेंट की और फिर आपने 4 साल बाद आके तोड़ दी, तो वो भी धोखा देना होगा अलीना। लेकिन उसकी सजा तो आइन में दी है ना कि आप डी-सीट हो जाएंगे, और एक एमएलए के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। आप अपनी सीट जो है वो आप खो देते हैं, तो आपको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ता है, उसकी अपनी अनसर्टेनिटीज है, अपना पैसा अपना फिर से लगाना पड़ता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया में यही सजा है कि अगर आप पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करते हैं। क्या आप चाहेंगी कि कल को कोई ऐसी आईनी तरमीम पेश हो जो हमारे फंडामेंटल हकूक के खिलाफ हो और उस पे पार्टी लाइन के पाबंद हो? क्या जो लोग हम इलेक्ट करते हैं उनकी कोई अच्छा, अब ये बड़ा ट्रिकी चीज है एग्जैक्टली इसी के ऊपर आके ना। हाँ, ये अब थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं, भट्टी साहब, वो कहते हैं 4 साल कोई एक पार्टी के साथ रहे, उनका साथ दे, सीट पे बैठे उनका नाम लेके, और फिर चौथे साल जब साथ देने का वक्त आए तो साथ छोड़ के चला जाए, तो फिर उसके लिए क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये है मैडम शेख के काबिल एहतराम और मेरी बड़ी ही प्यारी रीमा साहबा के लिए कि जब इदारे आप पार्लियामेंट हाईजैक कर लेते हैं, जब आप पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं और हाईजैक कर लेते हैं, जब सारे इदारे आप ज़मीन बोस कर देते हैं, जब आपको अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक़ होता है, जब गुलाम दर गुलाम आप फैला देते हैं मुल्क में, तब सुप्रीम कोर्ट एक मेरा वाहिद उम्मीद रह जाती है कि वो झूठे को झूठा कहे, सच को सच, सच्चे को सच्चा कहे, जिसने हलफनामे में जिसने कुछ डिक्लेयर नहीं किया उसको नाहिल करे, सादक और अमीन का मतलब बताए, और सुप्रीम कोर्ट बताए कि चीट किया किसने मुझे, मेरी कौम को, इस मुल्क को। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फर्ज बनता है, वो मेरी ही सुप्रीम कोर्ट है। दूसरी बात, इस आज हेयरिंग में जस्टिस इजाजुल एहसन ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा जमहूरियत एक ऐसी नदी है जिसे बेवफाइयां आलूदा कर देती हैं। बाय द वे वो जमहूरियत की बात कर रही थी, जो हमारे यहाँ ये जो डब्बा बंद है इसकी नहीं, वो जमहूरियत की बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया जमहूरियत एक अच्छा निज़ाम है, लेकिन बाज़ चीज़ें पचीदा हैं। मुझे कभी 63A की समझ नहीं आई। या तो इसे ख़त्म कर दें ताकि सारों के फंडामेंटल राइट आसमान पर पहुंच जाए, और लुडियाँ डालें, लुडी है जमालो पा भाई, इसको ख़त्म कर दें, हर एक को हक दें कि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हटाना चाहता है तो तरीके अदम एतमाद में अपनी मर्जी के मुताबिक कर देता है, वोट दे देता है। लेकिन मैडम शेख, आप पार्टी टिकट पर मुंतखब होते हैं, पार्टी डिसिप्लिन की में आते हैं, पार्टी के साथ नहीं चल सकते तो आपको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पार्टी पॉलिसी से इस वक्त इनहराफ, जब पार्टी हुकूमत खतरे में हो, पार्टी का कायद जो है वो एक हटने का उसको हटाया जा रहा हो, एक चीज ये लोटाइज्म है मैडम। ये छोड़ दे, किसी को कोई ओहदे का लालच था, ये भी छोड़ दे। मुझे आर्गुमेंट्स उतने देने दीजिएगा जितने रीमा साहब ने दिए, मुझे एक मिनट दे दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट। ये ओहदे का लालच भी छोड़ दे कि ओहदे का लालच था, ये भी छोड़ दे। पार्टी से नाराजगी थी, ये भी छोड़ दे। उनको किसी अगली पार्टी ने टिकटों की ऑफर की थी, उसे भी छोड़ दें। हक तलफी हुआ, नजरअंदाज हुए वो 3 साल, ये भी छोड़ दें। जमीर जाग उठा, ये भी छोड़ दें। मुमकिन है ये आप सही हो, ये भी छोड़ दें। आप इमरान खान की पार्टी से इलेक्शन, आप 4.25 साल हुकूमत में रहे, आप 4.25 साल हुकूमत में रहे, और अब आप इमरान खान को हटा रहे हैं। सजा क्या है? एक यानी अभी 1.25 साल के लिए डी सीट, अगली मर्तबा तगड़ी पार्टी सिलेक्शन लेके फिर आप आ जाएंगे। आपका पॉइंट आ गया। एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, उसके बाद में वापस और इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। रीमा, आप भट्टी साहब को आंसर करना चाह रही थी, क्विकली प्लीज। जी अलीना, मैं कहना चाह रही थी कि देखिए, भट्टी साहब भी बात करते हैं कि आपको पार्टी का गुलाम नहीं बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यही हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी पार्टी हेड जो है वो गलत फैसले भी ले लेता है। आप ना पाबंद करें एमएनएस को कि वो गलत फैसलों का भी साथ दे।
और अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप बाद में अदालत के पास ले जाएं। आप इस्तेमाल नहीं करते, आपने एक रेकॉर्ड बनाना है और अपने ही प्रिंसिपल्स जो भट्टी साहब जैसे लोग टीवी पे आके कहते हैं उसी की खिलाफ वर्जी करनी है, गुलाम बलाद बना देना। पॉइंट आ गया रीमा आपका। ओके ठीक है, पॉइंट आ गया रीमा। सुहेल वड़ैच साहब आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर? देखिए जी, मेरी राय तो बड़ी वाज़ेह है कि सजाएं इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो रिवाज है हर एक को फांसी दे दो, हर एक को बलि चढ़ा दो। नहीं, जितना किसी का इसकी सजा होनी चाहिए। एक बंदा है वो कहता है जी मैं पार्टी का साथ छोड़ूंगा, तो वो डी सीट हो गया। डी सीट से बड़ी कोई सजा नहीं है उसके लिए। डी सीट होना काफी है, सुहेल साहब कहते हैं। हसन साहब, जब भी मैं तो आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखो, ये सादिक और अमीन वाली बात जो है ना, बिलखुसूस सियासतदानों के हवाले से भाई मेरी समझ में तो कभी आई नहीं, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में। दूसरी बात यह है कि कम तोलने, झूठ बोलने, मिलावट करने, गीबत और हसद करने वाले, रिश्वत लेने देने वालों के, वोट लेने वालों को सादिक अमीन की कसौटी पे परखना गुनाह कबीरा है। और आखिर पे मुबारकबाद, ये जो हमारी मोहतरमा रीमा की जो यंग और इमैच्योर डेमोक्रेसी है, तो इन हालात में रीमा आप यकीन रखो, ना ये कभी बालिग होगी ना ये कभी मैच्योर होगी। इससे टीन एज भी नसीब नहीं होनी इन हालात में। ओके बस अच्छा मैंने जवाब दे दिया। अनफॉर्चुनेटली ये सवाल इस काबिल नहीं है। ठीक है जी, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। लेट्स वाइंड इट अप हियर। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।